नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडिया पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्रकृति हमारा जो सौहार्द्रम प्रकृति शोभा पाठ चल रहा था, उसी का आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए, मतलब एमसीक्यूज। ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 विकल्प रहेंगे, जिसका हमें उसमें से एक सही आंसर ढूंढना होगा। तो ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे 20 क्वेश्चन पहले रहेंगे जो हमारी पुस्तक भाग के रहेंगे, 20 हमारे व्याकरण भाग के रहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत आते हैं, जिससे हम लोग बहुत सारा, कम से कम 30% क्वेश्चन पेपर हम लोग तो एमसीक्यूज में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से, ईमानदारी के साथ अच्छे से प्रश्न पत्र को इसको हल करिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आज की क्लास हमारी जो रहेगी, उससे पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए हैं। वो नोट्स हिंदी मीडियम के भी है और इंग्लिश मीडियम के। तो जल्दी से आप संपर्क करिएगा। उसके लिए आपको नीचे जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं, उसी के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलेंगे आगे की क्लास पर। आज की क्लास रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीयो भाग, सौहार्द्रम प्रकृति शोभा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, कौन बनेगा करोड़पति। आज कौन बनेगा इन क्वेश्चनों का राजा। ध्यान रखिएगा, आज हमारी क्लास रहेगी। पहला प्रश्न ध्यान रखें, लिखा हुआ है बहति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। बहति, बहति, सबसे पहले बात तो ये जान लेना है कि ये बहति है क्या। इसमें वह धातु है और तिप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। वह धातु है, तिप प्रत्यय लगा हुआ है, और इससे हम रूप चलाएंगे तो प्रथम पुरुष देखा होगा आपने, मध्यम पुरुष देखा होगा आपने, उत्तम पुरुष देखा होगा आपने। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की भी आप लोगों ने बहुत बार चर्चा सुनी होगी और पढ़ते भी होंगे, ठीक है ना। तो उसी में हम चलेंगे। तो यहां बनेगा हमारा बहति। बहति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। बहति, बहतः, बहंती। चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसे चलेगा। अब यहां पर आप देखें, बहषि, वहथः, बहथ, बहामि, बहावा, बहामह। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर आपने देखा कि ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और वह धातु है बहने के अर्थ में, ठीक है ना, बहने के अर्थ में। तो बहता कौन है आपको ये देखना है। भाई, पानी बहता है कि व्यक्ति बहता है कि वस्तु बहती है, क्या बहता है? बहती हमारी क्रिया है। इति क्रियापदश, इस क्रियापद का, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, इस क्रियापद का कर्तृपदम किम, इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता कौन है? सबसे पहले तो ये जान लेना कि कर्त्री और कर्ता दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं, आपको मैं बता दूं, कर्त्री और कर्ता एक ही है, ठीक। यहां पर कर्त्री को अर्गुण हो जाता है और कर्ता बन जाता है, ठीक। कर्त्री के रूप चलेंगे तो कर्ता में चलेगा, कर्ता, कर्तारम, कर्ता, कर्त्रा, कर्त्री। जैसे पितृ के रूप चलते हैं, वैसे ही कर्त्री के रूप चलेंगे। पिता, पितरम, पित्रा, पितृ, कर्ता, कर्तरम, कर्त्रा, कर्त्री, ऐसे रूप चलेंगे, ठीक। तो ध्यान रखें, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है कर्ता। तो कर्तृपद बोले वो कर्तृपद मतलब कर्ता पद क्या है, समझ में आ गया ना। तो इस क्रिया का कर्ता कौन है? तो बताइए, एकः बहति, कि नदी बहती है, कि वन बहता है, कि दृश्य बहता है? जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से, आपको ही आंसर देना है, मुझे नहीं देना। ध्यान रखिएगा, आपको आंसर देना है। कौन बहता है? नदी बहती है, कि एक बहता है, कि वन बहता है, कि दृश्य बहता है? जल्दी से बताएंगे तो भैया नदी बहती। क्या बहती है? नदी बहती है। ना तो जंगल बहता है, ना कोई दृश्य बहता है, ना कोई एक बहता है। नदी, एकः नदी, समीपे एकः नदी बहती, पाठ में भी आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? खा नंबर का। किस किसने कौन सा आंसर दिया है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पहले आंसर देना है, इसके बाद मैं तो आपको बताऊंगा ही, आपको मेल कर लेना, ठीक है ना, मिला लेना है उसको। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, सिंहः तम प्रह, अस्मिन् वाक्ये
तम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अर्थात सिंहा तम प्रह, ठीक है ना। ये सिंहा माने शेर, तम माने किसके लिए, प्रह माने प्रहार करने के लिए, अस्मिन इस वाक्य में तम सर्वनाम, जो तम सर्वनाम आया हुआ है वो किसके लिए, कस्मै, कह कम के कस्मै कस्मात कस्य कस्मिन, तो कस्मै चतुर्थी का एक वचन लगा है, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया, किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहां पर सबसे पहले तो ये देख लो कि सिंहा, सिंहा है, शेर किसको प्रहार करने के लिए बात करता है, तो सिंहा शेर के लिए ही प्रहार करेगा क्या, शेर बानर को प्रहार करेगा क्या, बानर ने प्रहार किया, बानराय बंदर के लिए या वृक्षाय वृक्ष के लिए, किसके लिए प्रहार करने की बात की गई है, तो भाई साहब यहां बंदर में चतुर्थी विभक्ति कहां लगी है, बानर में चतुर्थी विभक्ति, ये तो प्रथमा है, ये चतुर्थी है, तो किस किसने दूसरा नंबर आंसर लगाया है, जल्दी से आप मैच कर लें, बानराय, ठीक है ना। तो कस्मै शब्द आया हुआ है, देखें यहां है ना कस्मै, इसीलिए चतुर्थी लगा हुआ है, अगर यहां कस्मै ना होकर के कह लगा होता तो यहां पर आपका बानराह हो जाता, लेकिन यहां लगा हुआ है कह कम केन कस्मै, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, देखो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, तो चतुर्थी में कस्मै बने हैं, तो चतुर्थी में हमारा रामाय बनेगा, बानराय बनेगा, बानराह बानरम बानराय, बानराह बानरम बानरेन वानराय, चतुर्थी विभक्ति, बंदर के लिए तम का प्रयोग किया गया है, समझ में आ गया। आगे चले, अगले प्रश्न पर चलें, चलिए वाक्य में ध्यान रखें, वाक्य में तो सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है और कस्मै में जो प्रयुक्तम में प्र उपसर्ग पूर्वक युज धातु से प्रयुक्तम बनता है। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है हमारा वृक्षात, तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है वृक्षात इति पदस्य विशेषण पदम किम, वृक्ष से, ठीक है ना, वृक्षात माना वृक्ष से, इति पदस्य इस पद का विशेषण पदम किम, इस पद का विशेषण पद क्या है, वृक्षात इति पदस्य इस पद का विशेषण पद क्या है वो पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, इस पद का विशेषण पद क्या है, अन्यस्मात् अपरः एकः विविधः, ठीक है ना। तो क्या है, वृक्षात में अन्यस्मात् वृक्षात मतलब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, तो अन्यस्मात् यहां पंचमी कहां लगी हुई है, इसी में पंचमी लगी है, इसमें पंचमी लगी है, मतलब यही इसका आंसर होना चाहिए। जल्दी से आप भी अपना आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, अन्यस्मात्, इसका आंसर क्या होगा, अन्यस्मात्, ठीक, वृक्ष से, इस पद का विशेषण, वृक्ष से, किस वृक्ष से, अन्य वृक्ष से, इस वृक्ष से उस वृक्ष पर, उस वृक्ष से उस वृक्ष पर कौन चढ़ता था, बानर आरोहति। प्रश्न क्रमांक हमारा चौथा रहेगा, चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, खगाह, खगाह इत्यर्थे, खगाह इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, खगाह इत्यर्थे, खगाह इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, ध्यान रखना खगाह जो दिया हुआ है, तो पहली बात तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है खगाह, खगाह खगौ खगाह, ये प्रथमा का बहुवचन है, इत्यर्थे इस अर्थ के लिए, किम माने क्या, पदम माने पद, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है, ठीक। खगा माने क्या होता है बताइएगा, कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएं, और आंसर इसका क्या होगा, खग के लिए कौन सा अर्थ प्रयोग सही होगा, पक्षिणः, ठीक है, तो पक्षी के रूप भी चलेंगे, तो पक्षी पक्षी पक्षिणः, ये भी हमारा बहुवचन का रूप लगा हुआ है प्रथमा का, ध्यान दीजिएगा, ठीक। आगे चलेंगे, हमारा अगला प्रश्न होगा, देखिए ये 20 प्रश्न हमारे रहेंगे, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 20 प्रश्न में आपके लिए महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न, कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका लक कहां साथ काम करेगा, ठीक। आगे देखेंगे, इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा चौथे के बाद पांचवा होगा, ठीक। पांचवें नंबर का प्रश्न है हमारा, जिसमें लिखा हुआ है सत्यम इति पदस्य, सत्यम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, सत्यस्य वो सत्यम माने सत्य को, इति इति पदस्य माने इस पद का विपरीतार्थकम पदम, इस पद का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं क्या होगा, विलोम, अपोजिट, अपोजिट वर्ड पूछ रहे हैं वो हमसे, क्या पूछ रहे हैं, अपोजिट वर्ड, विलोम पद को पूछ रहे हैं, तो विलोम पद क्या होगा, सत्यम का असत्यम, यहां दिया नहीं है तो भाई साहब क्या करेंगे हम, प्रथितम आ जाएगा,
अनिर्तम आ जाएगा, एक्यम आ गया कि अलम आ गया। भाई साहब यहां पर हमारा होगा क्या, अनिर्तम। क्या हो जाएगा, अनिर्तम। मतलब सत्यम माने सत्य और अनिर्तम का मतलब होता है झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 6, क्योंकि कौए के लिए कहा गया है कि झूठ बोले कौआ काटे। सुना है ना आप लोगों ने, काले कौए से ना डरियो। और आगे आप लोगों को आता है, मुझे नहीं गाना है, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है एक्यम इति पदस्य कहा अर्थ। एक्यम इति पदस्य, इस पद का, पदस्य माने पद का, कह माने क्या, और अर्था माने अर्थ है। एक्यम, एक्यम का कहा, कृष्ण वर्ण एकता। एक्यम का मतलब यहां पे कौआ है क्या, एक्यम का मतलब काला है क्या, एक्यम का मतलब वर्ण माने रंग है क्या, एक्यम का मतलब एकता, समानता है। तो एकता है भाई साहब, समानता है, एक एक। ध्यान रखिए एक्यम का अर्थ क्या है यहां पर, इस पद का ध्यान रखें। इसका क्या अर्थ दिया हुआ है, क्या है हमारा इसका अर्थ, ऐक्य। क्या अर्थ हो जाएगा इसका, हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें अर्थ होगा हमारा एकता, एक्यम का अर्थ हो जाएगा एकता। अगला हमारा हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या होगा, देखें, त्वम किम गौरवांगः अस्मिन् वाक्ये त्वम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। देखें, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, ध्यान से, और आंसर अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके दे दीजिएगा, ठीक है ना। त्वम किम गौरवांग्या, क्या तुम गोरी हो क्या। देखो, तुम किम गौरवांग्या, क्या तुम्हारा अंग गोरा है। कौन कहता है, कौआ कहता है कोयल से। क्या कहता है जब कौआ, जब कोयल कहती है ना, अरे तुम काले हो और मेध्या अवेध्या भक्षम, तुम इधर उधर से दूषित और अदूषित वस्तुओं को खाते हो, तो वो कहती तुम किम गौरवांग्या, तुम बहुत गोरी हो क्या। ठीक है ना, तुम किम गौरवांगा, अस्मिन वाक्य तुम, इस वाक्य में त्वम इति सर्वनाम पदम, त्वम जो सर्वनाम पद है, कस्मै माने किसके लिए, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। तो कस्मै यहां फिर से चतुर्थी विभक्ति आ गई है, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है कस्मै में। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या लगा है, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। और इसमें बताइए किसके लिए, तुम किम गौरवांग्या, काकाय माने कौए के लिए, काका माने कौए को, पिकाय माने कोयल के लिए, पिकस माने कोयल का। बताइए किसके लिए प्रयोग किया गया है तुम, किसने कहा था ये वाक्य, कौए के द्वारा कहा गया है। और किसके लिए, पिकाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पिकाय, कोयल के लिए। तुम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, कोयल के लिए। ध्यान दीजिएगा किसके लिए प्रयोग किया गया है, कोयल के लिए प्रयोग किया गया है। क्या तुम किम गौरवांग्यः। प्रश्न क्रमांक हमारा अगला होगा 7 नंबर का। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का होगा, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है दशेत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। दशेत का मतलब देखिए डसना चाहिए, डस लेना चाहिए, दसना, दंश। आपने देखा सांप क्या करता है, डसता है, ठीक। तो दशेत एतेताम, तो विधिलिंग लका लगा है, दशेत दशेताम दशेयु, ऐसा रूप बनेगा। इति क्रियापद, इस क्रियापद का कर्ता, कर्तृपद किम माने कौन है, ठीक। कौन डसता है, काका चेत अनृतम पिका। कौन डसता है बताइए जल्दी से, कौन डस लेता है, चेत बताइए कि काका, कौवा, क्या दशेत, बोले कौवा। ध्यान रखिएगा, आगे चलें, आगे चलेंगे। इसके बाद हमारा दिया हुआ आगक्षम इति क्रियापदस्य, आगक्षम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। कौन आया था बताइए, सर्वा वार्ता अहम गजा, ठीक है ना, ठीक है ना। आगक्षम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सर्वा आया है कि वार्ता आया कि अहम आया है कि गजा आया है। तो आगक्षम में क्या आ जाएगा यहां हमारा, अहम आगक्षम, अहम आगक्षम क्रियापदस्य कर्तृपदम। इसका कर्ता कौन है, अहम माने मैं। प्रश्न क्रमांक 9 के बाद प्रश्न क्रमांक 10 पर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा क्या होगा, अहम एव करुणापरः, अहम एव करुणापरः अस्मिन् वाक्ये अहम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ध्यान से देखिएगा, अहम एव बोले मैं ही करुणापरायण, मैं ही एक करुणापरायण हूं, करुणापरा हूं। और अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में अहम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया,
मैं ही हूं जो दूसरों पर करुणा करता हूं, दया करता हूं, दूसरों की संतानों को पालता हूं। किसके लिए आया हुआ है? समझ गए होंगे ये सारा जरूर समझ गए होंगे। किसकी? दूसरों की संतान को, बच्चों को पालने वाला कौन था? कौवा। ठीक है, तो काकाय, गजाय, बानराय, काकस्य। तो कसमई में चतुर्थी लगी, तो चतुर्थी देख लो किसमें लगी हुई है? किसमें लगी हुई है? गजाय में लगी है, बानराय में लगी, काकाय में लगी। गज के लिए प्रयोग नहीं हुआ, बन्नर के लिए नहीं हुआ, तो कौवे के लिए प्रयोग हुआ है। तो हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा? गजाय। ठीक है ना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अहम यो करुणापरा, मैं ही एक करुणापरायण पक्षी हूं। तो यहां काकाय होगा बाय मिस्टेक, क्षमा प्रार्थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? काकाय। कौवे के लिए यहां मैं ही हूं जो एक करुणापरायण हूं। ध्यान रखिएगा, उसने कहा था, कौवे ने ये बात कही थी। गज ने तो ये कहा था कि मैं विशाल काय हूं जो, और मैं बहुत बलशाली हूं, और अगर मुझे कोई तंग करेगा तो मैं अपनी स्वसुंडेन पोथित्वा, स्वसुंडेन अपनी सूंड के द्वारा, पोथित्वा माने पटक पटक करके मारूंगा, ऐसा कहा था। लेकिन कौवे ने तो कहा था कि मैं दूसरों की संतानों को पालता हूं, तो मैं ही करुणापरा हूं, अहमेव करुणापरा, मैं ही एक करुणापरायण हूं, दयाशाली हूं, जो दूसरों के पर दया कर सकता हूं। ठीक, तो काकाय है। इसके लिए देखिए इसमें आंसर गलत ये लगा है, आप लोगों को ये लगाना है, ये क्षमा प्रार्थी इसके लिए हूं। ठीक, ये वाला आंसर इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। ओके, चले आगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 11 होगा। प्रश्न क्रमांक 11 होगा, ध्यान रखें, आकर्ण्य इत्यर्थी किम पदम प्रयुक्तम। आकर्ण का मतलब यहां पर क्या है? इस अर्थ के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है? ठीक, आकर्ण। आकर्ण का मतलब होता है, देखिए, योग्य, परभृतः, शुंडेन, और इस अर्थ के लिए आकर्ण्य इत्यर्थी किम पदम प्रयुक्तम, इस अर्थ के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है? आकर्ण्य, परभृतः, शुंडेन, विधूयः। ध्यान रखिएगा, आकर्ण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? विधूय, घुमाकर। ठीक है ना, आकर्ण माने घुमा करके, कान को घुमा करके, विधूय माने भी कानों को घुमा करके। ठीक, तो इसके लिए विधूय शब्द का इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। इत्यर्थे, इति प्लस अर्थे, तो यहां यण संधि भी हो गई। ध्यान से देखिएगा, इत्यर्थे में इति प्लस अर्थे, ई ता प्लस ई आपका बाहर आ जाएगा, अर्थे आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दोगे। फिर यहां पर ई के स्थान पर या हो जाएगा, ई ता या, यण संधि के आधार पर, यण संधि के आधार पर इसको मिलाएंगे तो हमारा पद क्या बनेगा? इत्यर्थे। या में आ मिल जाएगा और थे यहां जुड़ जाएगा, इत्यर्थे। यहां पर आपका एको यणची का सूत्र लग जाएगा, एको यणची। ठीक है ना, यण संधि होगी इसमें, यण संधि आपकी इसमें हो जाएगी। समझ में आ गया। और सुंडेन में तृतीय, परभृत माने कोयल, योग्य माने योग्य। आकर्ण का मतलब होता है घुमाना, या विधुई का मतलब भी होता है घुमाना, कान को घुमा देना। ठीक है ना, एक बंदर आता है, आकर कर्ण को क्या कर देता है? आकर्ण, मरोड़ करके चला जाता है। ठीक, इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, क्या उन सा पद प्रयोग किया गया है? ठीक, प्रश्न क्रमांक 11 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 12 है। तुदंतम आ गया, तुदंतम पद आया है। तुदंतम इति पदस्य विशेष पदम किम। तुदंतम, इस पद का विशेष पद क्या है? विशेष माने, ध्यान रखिएगा, वन्य पशून, जंतुम, जंतुमहम, शुंडेन। ठीक है ना, तुदंतम माने पहली बात तो जान लीजिए कि तुदंतम का मतलब होता है तंग करना। ठीक, तंग करना किसकी विशेष पद कहा है? किसको तंग किया गया? वन्य जंतुओं के द्वारा, या जंतुन, या जंतुअहम, जंतुअहम, शुंडेन। बताइए, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ वन्य जंतु, वन्य पशुओं, वन्य पशुओं के द्वारा क्या किया गया? तंग किया गया है। किसको? शेर को। यहाँ विशेष पद है, किसके लिए विशेष से लगाया गया है? तो तंग करना किसके लिए आया है? वन्य जंतुओं के लिए। चले प्रश्न क्रमांक 12 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 13 नंबर का होगा। 13 नंबर का प्रश्न है इक्षति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, पहली बात तो यही जान लो। लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है क्रियापदस्य। ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। कर्तृपदम, कर्तृपदम माने कर्ता पद क्या है? एक क्षति।
काहे की इच्छा कर रहा है? गजा वृक्षम वानरः सिंहा, ठीक है ना। किस चीज की इच्छा कर रही है यहाँ पर, किसकी इच्छा होती है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए किसकी इच्छा हो रही थी? गजा, ठीक है ना। गजः इच्छति, गजः इच्छा करता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखें, ये यहाँ पर क्यों लग गई है इच्छति? यहाँ पर देखो सिंहा वानरः वृक्षम गजः, तो गजः इच्छति पाठ में आया हुआ है, ठीक, यही इसका कर्ता है, यही इसका कर्ता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 नंबर का देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 नंबर का आपका ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है वयमेव, वयमेव अत्र वयम सर्वनाम पदम काभ्याम प्रयुक्तम, ठीक है ना। वयमेव बोले हम सब ही, अहम आवाम वयम, हम सब ही, अत्र माने यहाँ, तो वयम सर्वनाम पद काभ्याम प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग किया गया है? वानराभ्याम, वानराय, या हमारा हो जाएगा सिंहाय या गजाय। यहाँ वयम किसके लिए प्रयोग किया गया है? बताइए जल्दी से, किसके लिए? वयम, हम सब, वानराय बोले हम सब ही, अत्र यहाँ पर क्या है? तो ये शब्द हमारा वानराभ्याम, वानरों के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक। क्यों किया गया है? क्योंकि बोले हम सब ही हैं जो इन जंतुओं की सेवा करने में समर्थ हैं, ठीक है ना। काभ्याम प्रयुक्तम, यहाँ द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति लगा, चतुर्थी का द्विवचन लगा है तो चतुर्थी का वानराभ्याम द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, द्विवचन लग जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर में लिखा है करी इति पदस्य पर्याय पदम किम। करी शब्द का पर्याय पद क्या है? पर्यायवाची समझते हैं, एक जैसे अर्थ को देने वाला, एक जैसा समान अर्थ को देने वाला, अर्थात पर्यायवाची, उसी के समान अर्थ को देने वाला। ऐसा कौन सा शब्द है? सिंह, सिंह का तो ये हो नहीं सकता है। गजा, गजा का आप बताएंगे, ठीक। बानराह, बानर का बताएंगे, और वकह, बगुले का बताएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि गजा, गजा माने हाथी होता है, और करी माने हाथी होता है, कुंजर माने हाथी होता है, हस्त माने हाथी होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सब हाथी के पर्यायवाची हैं, करी, ठीक। चलिए आगे देखें, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया है। करी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पर्याय पद से गज, गज के लिए, हाथी के लिए। प्रश्न क्रमांक 16 हमारा रहेगा। 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है एते इति पदस्य, एते इति पदस्य विशेष पदम किम। एते इस पद का विशेष पद क्या है? जो ये एते दिया हुआ है, इसका गजः, एते गजः, एते माम, एते वानराह, एते सिंहा, इसका विशेष पद होगा वानराह एते, ठीक है ना। वानराह, ठीक। एते बहुवचनांत है तो वानराह बहुवचनांत है, बाकी बहुवचन नहीं है, इसलिए यहाँ वानराह होगा। सप्तम प्रश्न, वो 17 नंबर का प्रश्न होगा हमारा, 9 सप्त, ठीक है ना। अहमेव योग्या, मैं ही योग्य हूं, ठीक है ना। अत्र अहम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहां पर अहम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? बोले इसलिए मैं ही योग्य हूं। वानराय, वानरस्य, मयूराय, बकाय। बगुला कहता है कि मयूर कहता है कि वानर कहता है कि शेर कहता है, ठीक है। बताइए, शेर तो इसमें है ही नहीं है, तो कौन कहता है? अहमेव योग्या। तो यहां पर आपका देखिए क्या हो जाएगा? सब कहते हैं कि मैं योग्य हूं, तो वानराय, वानर पहले कहता है कि अहमेव योग्या, क्योंकि मैं ही वन्य पशुओं में शेर और गज, हाथी आदि को पराजित करने में मेरी जाति समर्थ है। अहमेव योग्या, इसीलिए हम ही क्या है? योग्य हैं। 17 नंबर के बाद प्रश्न नंबर हमारा 18 रहेगा। 18 नंबर का प्रश्न आप देखिएगा, लिखा हुआ है कि भवन्तु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम क्यों। भवतु, भवताम, भवन्तु, तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो भवन्तु दिया हुआ है, इसके लिए क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्तृ माने कर्ता कौन है? तो यहाँ देखें, मम भवन्तु के तत्पराः भवन्तु, वन्य जीवाः भवन्तु, अभिषेकाः, अभिषेक के लिए भवन्तु होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, वन्य जीवाः भवन्तु, वन्य जीव क्या है? तैयार होते हैं ना, तो वन्य जीवाः, सभी जीवों के लिए बहुवचनांत रूप आ जाएगा। समझ में आए? ये वन्य जीव इसके कर्ता है। प्रश्न क्रमांक 19 नंबर का 19 प्रश्न, ध्यान रखें, मीनान इति विशेष पदस्य, विशेषण पद। मीनान माने मछलियों का, विशेष, मछलियों का विशेषण क्या है ये पूछा गया। मीनान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लगा है, तो मछलियों को, ठीक, विशेष, विशेषण क्या है? मछलियों का विशेष, ये विशेष पद है, इसका विशेषण पद क्या है? मछलियां कैसी थी? बराकान, व्याजनैन, छलेन, क्रूरतया। बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? विशेषण पद क्या हो जाएगा इसका? बराकान होगा, छोटी मछलियां, ठीक है ना।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बराकान माने छोटी छोटी मछलियों की बात है, मीनान माने मछलियां, तो बराकान द्वितीय विभक्ति, व्याजनैन में तृतीय लगा, छलैन में तृतीय, क्रूरतया में तृतीय, बराकान में द्वितीय लगा है, तो यही इसका मैच हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 19 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 20 नंबर पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ है अरण्य, अरण्य दिया हुआ है, अरण्य इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अरण्य माने, अरण्य का मतलब जंगल का पर्यायवाची है, तो जंगल में इस अर्थ के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है, जल्दी से बताएं। निवसंतम विधात्रा सज्जा बने, कौन सा पद प्रयोग किया गया भैया, सप्तमी का एक वचन अरण्य, तो नीचे लिखा है बने, तो बिल्कुल मैच कर जाएगा, बिल्कुल आपका मैच कर जाएगा, कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं होगी। समझ में आया, इसका आंसर आप मैच करिएगा जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, अरण्य माने बने। आप लोगों ने कितने आंसर आपके सही हुए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पाठ को भी पढ़ लिया है और आपके द्वारा कितने आंसरों को सही किया गया है, कितने आपके सही निकले हैं, कितने गलत निकले हैं। जो गलत निकले हैं उनको दोबारा से पढ़ करके उनको सही करिएगा, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्रयास करना नहीं छोड़ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, बहुत जल्द लेकर के हम आपके लिए लेकर के आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पाठ से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे वो भी लेकर के आएंगे। ये तो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब लेकर के आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें हम महत्वपूर्ण प्रश्नावली भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी माध्यम से हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और संपूर्ण कोर्स निःशुल्क, चाहे वो आप हिंदी मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा चल रही है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए परीक्षा की तैयारियों में कोई भी कमी नहीं रखना है आपको। मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा आप लोगों के लिए बहुत सुंदर तरीके से क्लासेस दी जा रही हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, वो भी उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के निर्देशन में, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा मस्ती के साथ, मस्ती के साथ, मस्ती के साथ, और मैग्नेट ब्रेंच के साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं सूचित कर दूं कि मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर सुंदर नोट्स तैयार करवाए गए हैं, जो परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करिएगा, वो भी मत भूलिएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की दोनों की आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। संपूर्ण जानकारी ले लीजिएगा और अपने मित्र तत्र सर्वत्र जितने भी हमारे मित्र भाई बंधु सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, जो भी कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक पढ़ता है, उनको भी आप सूचित कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, केवल संस्कृत की नहीं, सारे सब्जेक्टों की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा और मैग्नेट ब्रेंच के साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।